रशिया के यूक्रेन पर अटैक को करीबन 1.25 साल गुजर चुका है और इस वॉर ने सबसे ज्यादा जिस खित्ते को नुकसान पहुंचाया है वो है यूरोप। असल में रशिया की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं है बल्कि एक पूरे ब्लॉक के साथ है जिसे हम वेस्ट कहते हैं। फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जवाब में रशिया पर खुलकर अटैक करने के बजाय इन वेस्टर्न कंट्रीज ने फैसला किया कि वो पीछे रह के ये वॉर लड़ेंगे क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर सुपर पावर है और उससे डायरेक्ट पंगा लेना काफी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिए और दूसरी ही तरफ रशिया के बैंक्स, कंपनीज और लोगों पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी। वेस्टर्न कंट्रीज का ख्याल था कि वो इन सैंक्शंस के जरिए रशिया को मजबूर कर देंगे कि वो यूक्रेन वॉर से पीछे हट जाए, मगर शायद वो भूल गए थे कि रशिया के पास ऐसा हथियार है जिससे वो पूरे यूरोप और खासकर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को कोलैप्स कर सकता है और वो हथियार है ये गैस पाइपलाइंस। पूरा यूरोप अपनी 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट गैस से पूरी करता है और पूरे यूरोप की 50% गैस सप्लाई सिर्फ एक कंट्री से आती है और वो है रशिया। यूरोप में रशियन गैस और ऑयल का सबसे बड़ा बायर है जर्मनी। जब यूरोपीय यूनियन ने रशिया पर सैंक्शंस लगाना शुरू की तो जर्मनी ने रशिया से हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया सिवाय गैस और ऑयल सप्लाई के, और उसकी वजह ये है कि अप्रैल 2022 तक जर्मनी की 55% गैस और 35% ऑयल इंपोर्ट रशिया से हो रही थी। तो जर्मनी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने रशिया से गैस और ऑयल लेना फौरन बंद किया तो उसकी इकोनॉमी महीनों में कोलैप्स कर जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी रशिया को गैस के लिए 220 मिलियन यूरोस पर डे के हिसाब से पेमेंट करता रहा है। ये पेमेंट उस फाइनेंशियल एड से बहुत ज्यादा है जो जर्मनी यूक्रेन को दे रहा था। तो अगर देखा जाए तो इस तरह जर्मनी इनडायरेक्टली रशिया को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए फंड कर रहा था। लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रशिया पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है और ये गैस यूरोप के लिए इतनी जरूरी क्यों है जबकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक चीजों का है। और आखिर में रशिया के रिएक्शन का यूरोप और जर्मनी पर क्या असर पड़ रहा है और इस सब का अंजाम क्या होगा, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में असल में जर्मनी के पास कोई बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। ना तो जर्मनी में इतनी धूप पड़ती है कि वहाँ सोलर प्लांट्स लगाए जा सके और ना ही जर्मनी में इतनी तेज हवा है कि वहाँ पर विंड पावर प्लांट्स लग सके। जर्मनी एक ही रिसोर्स से मालामाल है और वो है कोयला। जर्मनी के पास दुनिया के 7वें सबसे बड़े कोयले के रिजर्व्स हैं और आज की डेट में जर्मनी की 30% बिजली कोयले से पैदा होती है। इसी कोयले की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी ने तरक्की की और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सफर शुरू किया। 1950s में जर्मनी एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमी रिकवरी एक्सपीरियंस कर रहा था। इन्हीं दिनों पूरी दुनिया एक बहुत बड़े फूड क्राइसिस से भी गुजर रही थी। असल में दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही थी और बार बार फसल काश्त करने की वजह से जमीन इतनी इनफर्टाइल हो चुकी थी कि अब साइंस की इंटरवेंशन के बगैर खाने की कमी को पूरा करना मुश्किल नजर आ रहा था। उस वक्त ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि अगर इस मसले का हल ना निकाला गया तो अगले 30 साल में आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर जाएगी। इसी दौरान खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हाबर ने अमोनिया डिस्कवर किया, एक ऐसा कंपाउंड जिसके जरिए फर्टिलाइजर बनाया जा सकता था ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। इसी फर्टिलाइजर के जरिए उसी पुरानी जमीन पे किसानों ने पहले की बनिस्बत 4 गुना ज्यादा खाना उगाना शुरू कर दिया और उसके नतीजे में दुनिया की आबादी चंद सालों में ही 4 गुना बढ़ गई। फ्रिट्ज हाबर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है क्योंकि फ्रिट्ज हाबर ने सिर्फ ये फर्टिलाइजर बनाकर अरबों लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि उसने एक और चीज भी बनाई थी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जर्मनी उस जमाने में सबसे ज्यादा अमोनिया बनाने वाला कंट्री था और इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है। इसी तरह उस टाइम जर्मनी की स्टील इंडस्ट्री भी पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, मगर इन दोनों चीजों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
जर्मनी को मजीद एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत थी। इसी दौरान 1953 में इधर साइबेरिया में नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए। सोवियत गवर्नमेंट ने सोवियत शहरों में ये गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस बिछाना शुरू कर दी। ये काम तो कुछ सालों में ही कंप्लीट हो गया, मगर सोवियत यूनियन से बाहर भी इस गैस की बहुत डिमांड थी और इस गैस का सबसे बड़ा कस्टमर था यूरोप। अब मसला ये था कि इन पाइपलाइंस को यूरोप में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। फिर 1969 में जर्मनी में एक चांसलर आया जिसने एक नई फॉरेन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कहते थे ऑस्टपॉलिटिक, जिसका पर्पस था सोवियत यूनियन और जर्मनी को एक दूसरे के करीब लाना। इस पॉलिसी के अंडर वेस्ट जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक एनर्जी डील साइन की जिसके अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी को नेचुरल गैस देगा और बदले में वेस्ट जर्मनी सोवियत यूनियंस को ये पाइपलाइंस बिछाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील देगा। ये 20 साल की डील थी और इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि नेचुरल गैस बाकी एनर्जी रिसोर्सेज से इतनी डिफरेंट क्यों है। असल में नेचुरल गैस, कोयला और तेल दुनिया के 3 सबसे बड़े एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनसे सारी दुनिया और इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है। मगर जैसे कोयले और तेल को पूरी दुनिया में कहीं भी समुद्री जहाजों के थ्रू भेजा जा सकता है, वैसे नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के बगैर दूसरी किसी जगह भेजना बहुत मुश्किल है और इन पाइपलाइंस को बनाना भी बहुत महंगा, लंबा और मुश्किल काम है। इसीलिए गैस के प्रोजेक्ट्स 20 से 30 साल लंबे होते हैं। 1980s तक सोवियत यूनियन ने यूरोप तक ये गैस पाइपलाइंस बिछा दी और फिर 1990 तक सोवियत यूनियन जर्मनी को अपनी 40% गैस सप्लाई कर रहा था। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और अब रशिया की मेन गैस पाइपलाइंस ये यूक्रेन से गुजरकर यूरोप जा रही थीं, जिसका मतलब था कि अब रशिया का इन पाइपलाइंस और गैस पे कंट्रोल नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए रशिया ने नई पाइपलाइंस बिछाना शुरू कर दी। 1999 तक रशिया ने एक और पाइपलाइन बिछाई जो बेलारूस से होती हुई जर्मनी तक जाती थी और फिर 2005 में इन दोनों कंट्रीज ने एक और पाइपलाइन बनाना शुरू की जो बाल्टिक सी से होते हुए डायरेक्ट जर्मनी को जाती थी। इस पाइपलाइन को द नॉर्ड स्ट्रीम कहते हैं और यही वो पाइपलाइन थी जिसके बाद जर्मनी बहुत हैवीली रशिया पर डिपेंडेंट हो गया। तो अब रशिया की गैस इन 3 रूट्स से यूरोप और जर्मनी को पहुंच रही थी। ट्रेड जबरदस्त जा रहा था, यूरोप को आसानी से बड़ी क्वांटिटी में गैस मिल रही थी और रशिया को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। फिर 2008 में रशिया और यूक्रेन में प्राइस को लेकर थोड़ी अनबन हो गई और रशिया ने 20 दिनों के लिए यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइंस की गैस बंद कर दी और इसके नतीजे में कई यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई बंद हो गई। बल्कि पोलैंड में तो 11 लोग गैस ना होने की वजह से शदीद ठंड में ठठर कर मर गए। इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इस गैस फ्लो के जरिए रशिया अब पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था। फिर 2014 में जब रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन पर हमला करके क्राइमिया पर कब्जा किया तो पूरे यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दी और कई कंट्रीज ने इस बार गैस और ऑयल के लिए रशिया के ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दिए। मगर जर्मनी फिर भी रशिया की गैस पर जमा रहा, बल्कि उसने रशिया से और ज्यादा गैस खरीदना शुरू कर दी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर फाइनली सितंबर 2022 में रशिया ने जर्मनी और यूरोप को गैस पहुंचाने वाली सारी पाइपलाइंस बंद कर दी और नतीजतन जर्मनी में एक भूचाल आ गया। गैस शॉर्टेज की वजह से जर्मनी में एनर्जी प्राइसेस जंप कर गईं और जब एनर्जी की प्राइस ऊपर जाती है तो हर चीज की प्राइस ऊपर चली जाती है। जर्मनी में इस वक्त इन्फ्लेशन पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और उनकी डिमांड ये है कि जर्मनी को रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि इस वॉर की सबसे बड़ी कीमत पूरे यूरोप में सिर्फ जर्मनी को भरनी पड़ रही है। अब आप सबके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जर्मनी आखिर इतना डिपेंडेंट क्यों है रशिया पे? कोई तो अल्टरनेटिव होगा जर्मनी के पास। तो अब अगर हम जर्मनी के कोल रिजर्व्स की बात करें तो उसका मसला ये है कि कोल सारे फॉसिल फ्यूल्स में से सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाला एनर्जी सोर्स है और इसीलिए 2019 में पूरी दुनिया के प्रेशर पे जर्मनी ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया कि वो अगले 10 सालों में अपने तमाम कोल प्लांट्स बंद कर देगा और इस तरह वो एक ही रिसोर्स जिससे जर्मनी मालामाल है उसके किसी काम नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम
जर्मनी से बाहर ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करें तो यूरोप के सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स इधर नेदरलैंड्स में हैं। लेकिन ये रिजर्व्स भी इसी साल 2023 में बंद होने जा रहे हैं और इसकी वजह ये है कि गैस के लिए लगातार ड्रिलिंग की वजह से इस गैस फील्ड की टॉप सॉइल श्रिंक होती जा रही है और नतीजतन इस सारे एरिया में लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे लोकल कम्युनिटी में बहुत खौफ फैल चुका है। इसी इशू को कैटर करने के लिए डच गवर्नमेंट ने 2014 में ये डिसीजन लिया कि वो 2018